जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं क्लास 10 वाले बच्चों के लिए मॉडल पेपर। आपसे हमने वादा किया था बच्चों कि आपके लिए मॉडल पेपर लेकर हम आएंगे अवश्य। अब आपको क्या करना है कि इस मॉडल पेपर को आप दोहराते रहिएगा। परीक्षा में आप बैठेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा बच्चों। तो सबसे पहले इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है हम लोगों को जानना कि इसमें कितना समय है और कितने अंक का हमको पेपर मिलेगा और कैसे कैसे किस किस भाग में है। आइए इसको हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि ये पूरा पेपर आपका रहेगा कितने, 3 घंटे 15 मिनट। ये जो 15 मिनट मिल रहा है बच्चों, इसमें आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद इसमें निर्देश दिया हुआ कि अब देखिए प्रारंभ में जो 15 मिनट है परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है और ये पत्र 2 भागों में रहेगा बच्चों। एक तो खंड आ रहेगा और दूसरा खंड बा रहेगा। खंड आ में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ खंड आ में क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके आपको इसको OMR सीट में भरना रहेगा। हम आपके लिए OMR सीट भी लेकर उपस्थित होंगे, आपको दिखाएंगे कि कैसे होता है OMR सीट और उसमें कैसे फिलअप करना है। तो इसमें हम इस मॉडल पेपर को पहले सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए मॉडल ये OMR सीट भी लेकर उपस्थित होंगे। तो अगला पॉइंट आप देखेंगे, 1 मिनट थोड़ा सा बड़ा करने दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आ है, आपने देखा कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है और दूसरा देखिए खंड आ में जो बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों, प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। प्रत्येक प्रश्न पे आपको 1 नंबर मिलेगा और पत्र खंड के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा का जो प्रश्न पत्र हल करना है उसके लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। ये देखिए यही 3 घंटा आपका निर्धारित ही है। देखिए ये 2 घंटा तो आप उसको लिखने में समय लगता है और ये जो 20 क्वेश्चन आपके प्रश्न पत्र मतलब खंड आ में रहेंगे बच्चों, ये आपको 1 घंटे में आप बहुत आराम से भर ले जाएंगे। आप बिल्कुल भी, जैसे आपको पहली बार मिलेगा तो हमें ऐसा हो सकता है कि आप घबराएं या गोला गलत भर दें, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा। अब जैसे आपने क्वेश्चन कोई पढ़ा, उसके बाद में उसका आंसर क्या है उसी गोले पे भरिएगा। मान लीजिए पहले का बा है, पहले नंबर क्वेश्चन का बा है, तो आप वहां पर जाइएगा OMR सीट में और वहां पर देखिएगा पहला क्वेश्चन, देखिएगा पहला नंबर, उसमें आ बा सा दा करके दिया रहेगा। आप बा को गोला भर देंगे अच्छे से। हम आपको OMR सीट में ये भी बताएंगे कि गोला कैसे भरना है, किस रूप में भरना है, क्यों मतलब थोड़ा सा नहीं भरना कि कहीं एक थोड़ा सा या बीच में बिंदी, पूरे गोले को आपको अच्छे से भरना है। और आप एक बात और ध्यान दीजिएगा बच्चों कि गोले को भरने के लिए आप डॉट पेन, या तो काला पेन या तो नीला पेन, मतलब पेन तो आपको दोनों रखना है, काला और नीला, लेकिन आप चाहे काले पेन से भरिएगा या किसी एक ही पेन से भरिएगा, काला या नीला। और पेन कैसा होना चाहिए, डॉट पेन होना चाहिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें विश्वास है आप चीजें समझ गए होंगे और पूरा क्वेश्चन आपको मिलेगा बच्चों 10 अंकों का। अधिकतम आपका 10 मतलब क्षमा करें 70 अंकों का मिलेगा। ये देखिए 70 अंकों का आपका पूरा क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए हम खंड आ की तरफ क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं आगे। अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए सबसे पहले पहला नंबर का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है आ बा और यहाँ पर सा और फिर यहाँ पर बच्चों दा है और ये आपका गोला है, समझ लीजिए ये गोला है, पहले का दूसरे का, ये समझ लीजिए गोला है। अब आप क्वेश्चन पढ़िए। देखिए बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? अब हमने आपको गद्य खंड का जो गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है बच्चों। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, गद्य साहित्य इतिहास करके सबका अलग अलग टॉपिक वाइज हमने प्ले लिस्ट बना दिया है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्ले लिस्ट खोलिएगा, पूरा कई वीडियो हम क्वेश्चन आंसर करके बहुत अच्छे से समझा के पढ़ाए हैं। आप एक एक वीडियो अच्छे से सुन लेंगे तो पूरा गारंटी है कि आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। तो देखिए अब यहाँ पर भारतेंदु युग है, मतलब बाबू गुलाब राय भारतेंदु युग के हैं।
या द्विवेदी युग के हैं, या शुक्ल युग के हैं, या फिर बच्चों शुक्लोत्तर युग के हैं। तो आप जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ेंगे, वहां हमने आपको पढ़ाया है कि जो बाबू गुलाब राय हैं बच्चों, ये द्विवेदी युग के हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। अब यहाँ तो आपने टिक लगा लिया, लेकिन आपको यहाँ टिक लगाने से फुर्सत नहीं है, आपको गोला भरना पड़ेगा। अब आप गोला भरने के लिए लेंगे अपना पेन का लेंगे नीला कलर, और उसको क्या करेंगे, ऐसे अच्छे से भर देंगे। ये देखिए जैसे हम भर रहे हैं, ये पूरा नीला भर जाना चाहिए बच्चों, पूरा अच्छे से ऐसे भर जाना चाहिए। देखा आपने, ये पूरा ऐसे नीला भरा है। अब ये आपका आंसर क्या हो गया, अब वो OMR शीट पे आपका भर गया कि आपका आंसर ये है। इसी तरह से आपको कोई आंसर मिलेंगे। चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, ऐसे हम थोड़ा आपको बताते रहेंगे। देखिए अब जैसे क्वेश्चन आपका दूसरा है, जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन पर ही गोला बना देते हैं। ये आपका है ये गोला बना हुआ है, ये गोला हुआ है, ये गोला हुआ है, और ये गोला, ये आपका OMR शीट है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे आप फोकस कीजिएगा कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि कैसी विधा है, मतलब निबंध है, कविता है, नाटक है, या फिर कहानी है। तो आप जानते हैं कि ये किसका चिंतामणि किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित क्या है, निबंध है बच्चों। तो अब आप इसको कैसे भरेंगे, चलिए अभी हम नीला कलर ही, चूंकि नीला कलर है तो हम इसको ब्लैक से भर देंगे। ये देखिए, ये आपका आंसर हो गया। आपको गोला कैसे भरना हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं बच्चों। ये देखिए, आपको OMR शीट में ऐसे पूरा गोला अच्छे से भरना है, गोल गोल, ना बाहर जाए और ना अंदर खाली रहे, जरा सा भी, एकदम ऐसे भरा रहे। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर क्या, चिंतामणि। आपके पेपर में तो आप ऐसे टिक लगा लेंगे, लेकिन जब आप OMR शीट में जाएंगे तो ऐसे भर देंगे, ये जो हमने ये भर दिया है गोला। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर देखते हैं। गबन किसकी रचना है। वो बहुत आसान है बच्चों, अच्छे से हमने पढ़ा दिया है, हमने इनका जीवन परिचय, जीवनी भी पढ़ा दिया है। चूंकि ये 5 अंक का आता है तो हमने आपको जीवनी भी पढ़ाया, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए अब गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की है, जयशंकर प्रसाद की है, निराला की है, या फिर हरिकृष्ण प्रेमी की। इन चारों का हमने जीवनी पढ़ा दिया, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, देखिएगा सभी का जीवनी हमने पढ़ा दिया है। तो अब यहाँ आप क्वेश्चन बताइए। तो आप जानते हैं कि गोदान हो गया, गबन हो गया, ये सब उपन्यास है किसका, मुंशी प्रेमचंद जी का। तो ये था, तो आपने अपनी कॉपी में टिक लगा लिया। अब आपको OMR शीट में भरना है। तो ये देखिए आपका गोला दिया है, समझ लीजिए आपका OMR शीट है। अब आपको भरना है इसको, तो अब आप कैसे भरेंगे, चलिए ये देखिए ऐसे भरना है, पूरा गोला भरा होना चाहिए। हम सिर्फ इतना बताना चाहते हैं बच्चों कि आपको गोला कैसे भरना है, बाकी तो आप सब कुछ जान जाएंगे। गोला कैसे भरना, उसमें जरा सा भी मिस्टेक ना हो। देखिए पूरा गोला आपको भर देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है। शुक्ल युग की समय अवधि क्या है, अर्थात जो शुक्ल युग है कौन सा कितने समय के अंदर का माना जाता है। आ नंबर का है, आ नंबर है 1936 से 43 तक, नहीं 1919 से 38 तक, या 1900 से 1918 तक। तो आप बताएंगे बच्चों 1919 से 1900 क्या 38 तक कुछ लोगों ने माना है, क्योंकि आपका आ जाता है भारतीय युग जो कि 1865 से 1893 तक चलता है। ये किसके अनुसार, 68 से 93 तक चलता है रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। फिर 68 से आपका 1900 क्या कहते हैं 1893 से फिर 1900 तक चलता है आपका क्या कहते हैं ये द्विवेदी युग। अब द्विवेदी युग के बाद आपका आता है शुक्ल युग। तो शुक्ल युग बच्चों 1918 से 1938 तक चलता है। ये तो आपका हो गया, ये आपका हो गया, मतलब कॉपी में आपने टिक लगा लिया। अब आपको इसको तो OMR शीट में भरना है ना, तो आप OMR शीट में जाइएगा और फिर उसके बाद ऐसे फिलअप कर दीजिएगा। कौन सा नंबर, चौथे नंबर का, चौथे क्वेश्चन का बा आंसर सही है।
तो आप ऐसे भरेंगे। OMR शीट आपको अलग से पेपर मिलेगा, उसमें जाके आप देखेंगे पहले चौथे अंक का क्वेश्चन, फिर उसमें आ बा सा दा देखेंगे, फिर आपका जो सही आंसर है, मान लीजिए आप इसमें बा सही है तो आप जाएंगे वहां सिर्फ और सिर्फ बा को भरेंगे। और कहीं मिस्टेक नहीं करना है बच्चों, ये नहीं कि पहले थोड़ा सा इसमें भर दिए फिर सोचे कि अरे ये तो गलत है ये सही है, नहीं, बहुत ध्यान से। इसीलिए पहले आप कॉपी में टिक लगाइएगा सही आंसर को, फिर जाके वहां पर पढ़ के ऐसे भर दीजिएगा, पूरा गोला भरा होना चाहिए। चलिए, तो हमें विश्वास है अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि OMR शीट को कैसे भरना है। अब देखिए, नीड़ का निर्माण फिर क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीड़ का निर्माण फिर क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि नीड़ का निर्माण किसकी रचना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछ रहा है किसकी रचना है, तो आप जानते हैं कि हरिवंश राय बच्चन जी का। अब इसमें ये पूछ रहा है कि कौन सी विधा है, आपको ये नहीं बताना कि किसका, कैसी विधा है ये पूछना है, थोड़ा सा कठिन चीज पूछ लेता है। तो ये जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार या भेंटवार्ता है, या रेखा चित्र है। तो आप जानते हैं बच्चों कि हरिवंश राय बच्चन जी ने 4 आत्मकथाएं लिखी हैं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, और इस तरह से उन्होंने 4 आत्मकथाएं लिखी हैं। अब आइए 6ठे नंबर के क्वेश्चन पे। आपने देखा 5वें अंक का ये आत्मकथा है आपका नीड़ का निर्माण। ये अब आते हैं प्रिय प्रवास के बारे में, किस युग की रचना है। ये थोड़ा सा कठिन पूछ लिया बच्चों, ये पूछता कि किस की रचना है तो आप बता देते कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की रचना है प्रिय प्रवास, लेकिन इसमें पूछ रहा कि किस युग की रचना है। तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय वहां क्या नाम है द्विवेदी युग के कवि हैं, तो द्विवेदी युग की रचना हो गई, है ना। आप समझ रहे हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ये आपका गोला हो गया। अब आप OMR शीट में आ जाइए। अब आप OMR शीट को भरेंगे, पहले कॉपी में टिक लगा लेंगे सही चीज को। अब इसमें 6ठे नंबर क्वेश्चन का आ सही है, द्विवेदी युग की रचना है प्रिय प्रवास, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की है। अब आपका ये हो गया, OMR शीट भर गया। इसी तरह से आपको अच्छे से भरना है, काला पेन से या नीला, किसी एक ही पेन से भरना है। ऐसा नहीं कि आपने किसी क्वेश्चन को नीले से भर दिया किसी को काले से, नहीं। अगर आपको नीले से भरना है तो पूरे नीले से ही भरिएगा, और काले पेन से भरना तो काले से, लेकिन पेन डॉट पेन रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। आज हम आधा ही क्वेश्चन लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में आधा और लेंगे। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मधुशाला किसकी रचना है। मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत किसकी रचना है। अभी आपने देखा नीड़ का निर्माण, फिर तो ये आपका रामधारी सिंह दिनकर का है, या फिर हरियोध का है, जो कि अभी आपने देखा द्विवेदी के कवि हैं हरियोध, या फिर हरिवंश राय बच्चन जी का, या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी का है बच्चों। तो आप जानते हैं कि यह हरिवंश राय बच्चन का है। आपको गोला कैसे भरना ये हमने आपको बता दिया है। भारत भारती किसकी रचना है, भारत भारती किसकी रचना है। सिया राम शरण गुप्त की है, मैथिली शरण गुप्त की है, जयशंकर प्रसाद की है, या फिर महादेवी वर्मा की है। तो आप जानते हैं कि ये द्विवेदी युग की रचना है। मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के हैं, भारत भारती आपका मैथिली शरण गुप्त का है। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा को आप जानते हैं कि ये छायावादी युग के कवि हैं। तो आप अब अच्छे से ऐसे ही आपको गोला भरना रहेगा बच्चों। यहाँ OMR शीट पे गोला भरा रहेगा, आप जो आंसर सही रहेगा उसी आंसर पे ऐसे लिखा रहेगा। जैसे ये आपका क्वेश्चन है तो आ के आगे गोला बना रहेगा, फिर बा आपका है आंसर तो फिर बा के आगे गोला भरा रहेगा। अब जो आपका आंसर सही रहेगा, मान लीजिए आ सही है तो आ के गोले को भरेंगे, बा सही है तो बा के गोले को भरेंगे। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ। ये बढ़िया क्वेश्चन आपका आ गया कि आधुनिक काल कब से प्रारंभ हुआ। तो आप जानते हैं कि आधुनिक काल शुरुआत होता है भारतेंदु युग से। भारतेंदु युग के बाद आपका द्विवेदी युग आता है, द्विवेदी युग के बाद शुक्ल युग, शुक्ल युग के बाद छायावाद युग, फिर आता है आधुनिक, मतलब आधुनिक काल पूरा इसमें इन्हीं भागों में बटा हुआ है। तो ये 1843 से शुरुआत हो जाती है, जबकि भारतेंदु युग फिर इसमें आता है बच्चों तो 1868 से लेके 1893। अलग अलग कवि अलग अलग थोड़ा सा आगे पीछे 2-4 साल समय आगे पीछे मानते हैं, लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो क्या करते हैं 1868 से, क्योंकि 1868 में भारतेंदु जी ने कविता लिखी थी, नाटक, तो उन्हीं को लेकर वो चलते हैं 1868 से 1893 तक। उन्होंने 25-25 साल करके चीजों को, मतलब आधुनिक युग को कई भागों में बांटा है। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, छायावाद युग, इस तरह से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 का आ हो गया। चलिए
अब आगे फिर बढ़ते हैं। मतीराम किस युग के कवि हैं? बहुत सुंदर कवि ये है बच्चों, मतीराम। क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखिए, मतीराम इंपॉर्टेंट है, किस युग के कवि हैं? आधुनिक युग के? नहीं, आधुनिक युग के तो नहीं, आदिकाल के, भक्ति काल के या रीत काल के? तो मतीराम किस युग के कवि हैं? तो आप बताएंगे कि मतीराम आपके रीत काल में है बच्चों। उसी समय में कवि भूषण आते हैं, केशवदास आते हैं, मतीराम आते हैं, ये सब किस गए? रीत काल के हैं। और रीत काल आप जानते हैं 2-3 भागों में, एक रीत सिद्ध है, रीत सिद्ध में आपके बिहारी आ जाते हैं, रीत बद्ध है, रीत मुक्त है, मतीराम रीत बद्ध में आ जाते हैं। तो इस तरह से हमने बच्चों अच्छे से पढ़ा दिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और सारी वीडियो को फटाफट देख लीजिए, क्लास वाइज और टॉपिक वाइज हमने गद्य साहित्य का इतिहास करके प्लेलिस्ट बना दिया है। आप वहां पर, और पद्य साहित्य गद्य साहित्य दोनों अलग अलग है। आप सरसरी नजर से फटाफट 2 से 4 बार ऐसे वीडियो सुन लीजिएगा ध्यान से, तो देखिएगा बच्चों अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए आगे हास्य। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ गया आपका रस से संबंधित। हमने आपको रस पढ़ा दिया और रस में आपको बताया था कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन भी हमने आपको पढ़ाया है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? तो हास्य रस का आप जानते हैं हास है, ये आपका आंसर सही होगा। आप 7 नंबर का गोला आप भरेंगे OMR सीट पे जाके। उसके बाद में आप साथ में और देख लीजिए, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? शोक है ना। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? तो रति है ना। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? तो निर्वेद है। इस तरह से अब देखिए आप अलंकार को देख लीजिए, हम लोग अलंकार को देखेंगे। देखिए अब यहाँ पर 12 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर, आतप परियो प्रभात। अब हम नहीं जान पा रहे बच्चों कि इसमें कौन सा अलंकार है। अब आप क्या करेंगे? आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करेंगे? आप बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें कोई एक ऐसा वर्ड है जिसको आप पकड़ के पूरे अलंकार को, पूरे पाठ को पढ़ना ही नहीं है। आप तुरंत गोला मारेंगे और देखिए जनु, एक बार और पढ़ा देते हैं पहचान को बच्चों। जनु, मनु, जानो, मानो, जन हूं। इसी प्रकार से मन हूं। तो यहाँ पर देखिए मनो है कि नहीं है, देख रहे हैं? तो आपका क्या हो जाएगा? ये उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षालंकार हो जाएगा। जहां पर जनु मनु जानो मानो आता है वहां पर उत्प्रेक्षालंकार हो जाता है। अब सम से के समान इस तरह से शब्द आते हैं तो आपका उपमा अलंकार हो जाता है। और रूपक अलंकार दो के बीच में डैश होगा, या तो विशेषण विशेष होगा, 2 संज्ञा के बीच में डैश होगा तो रूपक अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार आप जानते हैं कि कोई एक ही शब्द होगा और उसमें 2-3 अर्थ होंगे, है ना। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस और चून, मोती मानुस और चून, इन तीनों के लिए पानी का अर्थ अलग अलग है। मोती के लिए पानी का अर्थ पानी ही है, मानुस के लिए पानी का अर्थ मान सम्मान लज्जा से है, और मोती मानुस चून, और चून के लिए पानी का अर्थ पानी है ना। और मोती के लिए चमक है पानी का। मोती से चमक चली जाए अर्थात पानी चला जाए तो उसका कोई महत्व नहीं है। उसी प्रकार से इंसान का मान सम्मान चला जाए तो कोई महत्व फिर नहीं है। धन दौलत तो आ ही जाता है, मान सम्मान नहीं आता वापस। फिर उसके बाद में अगर चूना आपका है अच्छा सा और उसमें से पानी सूख जाए तो फिर वो पत्थर बन जाता, किसी काम का नहीं रहता। तो इस प्रकार से श्लेष अलंकार आपने समझ लिया। अब आइए रोला छंद को देख लेते हैं। तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन पूछ रहा है, यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा पहले। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं, है ना। तो आप क्या बताएंगे? 4 चरण रोला के, यति 11-13। 4 चरण रोला के, यति 11-13, तो कुल 4 चरण होते हैं। अब आप OMR सीट में 7 नंबर का जो गोला होगा उसको भर देंगे। इस प्रकार से आज अभी हमने 13 क्वेश्चन सॉल्व किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। अब यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है। अब आपका व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन आने लगा। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो अब देखिए पहले इसको अलग कीजिए। देखिए कर्षण, कोई भी चीज शब्दों को अलग करने के बाद बच्चों उसका संपूर्ण अर्थ निकलना चाहिए। तो आकर्षण शब्द में बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है बच्चों। आकर्षण शब्द में कौन सा क्या कहते हैं, कौन सा भरा गया है?
देखिए एक बार फिर से, तो आपका ये क्वेश्चन आंसर आपका सही होगा। आकर्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग की बात कर रहा है? उपसर्ग का अर्थ है बच्चों किसी भी शब्द के आगे जुड़ के उस अर्थ का परिवर्तन कर दे, उपसर्ग होता है। और प्रत्यय का अर्थ होता है किसी शब्द के पीछे जुड़ के शब्द में। ये देखिए प्रत्यय, यहीं पर क्वेश्चन आ गया 15 नंबर पे। देखिए प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? तो प्रत्यय के बच्चों ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, लेकिन आप करके आएंगे, क्योंकि प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के 2 भेद हैं। कौन? कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय होगा, है ना बच्चों। तो प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। चलिए, तो आपका 15 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब देखिए 16 नंबर के क्वेश्चन पे, अब समास से संबंधित क्वेश्चन आ गया। पीतांबर में कौन सा समास है? तो बताइए, यहाँ पर बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास, ये दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है। ये दोनों तो नहीं होंगे, क्योंकि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे सुबह शाम, दिन रात, माता पिता। और तत्पुरुष समास तो क्या कहते हैं, पूर्व पद प्रधान होता, उत्तर पद प्रधान हो जाता है, तो तत्पुरुष समास। लेकिन आप देखेंगे कि कर्मधारय समास विशेषण विशेष बहुलभ है। तो अब अगर आप पढ़ते हैं कि पीत धन अंबर, तो पीतांबर अब आपका क्या कहते हैं, विशेषण विशेष बहुलभ हो गया, कर्मधारय हो सकता है। अब पीतांबर हो सकता है पीत वस्त्र है, जिसका अर्थात श्री कृष्ण, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब यहाँ पर कंफ्यूजन है बच्चों, लेकिन आप यहाँ पर कर्मधारय पर ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। कर्मधारय समास लगाएंगे। पीतांबर, पीला है अंबर, है ना, पीला है अंबर जो, अर्थात कर्मधारय समास। चलिए, अब आंसू का तत्सम रूप क्या होगा? अब देखिए तद्भव तत्सम से संबंधित भी चीजें आ गई। तो आंसू का तत्सम शब्द क्या होगा? बताइए। अश्रु होगा, अंशु होगा, और रोना होगा, या आंख होगा? तो आप जानते हैं कि आंसू का तत्सम रूप अश्रु होता है। तद्भव तत्सम भी हमने पढ़ा दिया है, आप जाएंगे तो देखेंगे बच्चों। जितना भी आपके क्लास 10 का चैप्टर पढ़ा दिए, पूरा एक एक प्लेलिस्ट खोलिए और स्पीड बढ़ा के ध्यान से किसी भी तरह उसको पढ़ के और तैयार कर लीजिए बच्चों। अब देखिए संधि से संबंधित क्वेश्चन आ गया। यण संधि, तो देखिए जहां पर अगर यण संधि है या आद्य संधि है या वृद्ध, तो उसमें छिपा रहेगा बच्चों। हमने जब पढ़ाया था आपको संधि तो समझाया था। तो देखिए अब यहाँ पर यण कहीं छिपा है, छिपा है ना। यण संधि का सूत्र क्या होगा? इको यणज। क्या होगा? इको यणज। तो क्वेश्चन नंबर आपका क्या है ये? एक मिनट थोड़ा सा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का है सा नंबर। अब आपका सा नंबर OMR सीट पे आप जाएंगे, सा नंबर के गोले को देखेंगे और फिर उसको फटाफट ऐसे अच्छे से भर देंगे। पहले तो आप कॉपी में, अपने क्वेश्चन कॉपी में टिक लगा लेंगे सही आंसर पे, उस पे बात जाएंगे, ऐसे पूरा अच्छे से भर देंगे बच्चों। जैसे अब गोला ये भरा है, तो ये नहीं कि ऐसे ऐसे भर दीजिए, या है ऐसे टिक लगा दीजिए, या है तो ऐसे ऐसे करके आधा भर दीजिए, है ना। ऐसा नहीं होगा, ऐसे आपको पूरा भरना पड़ेगा। ये जो देख रहे हैं ये आपका सही है और ये सब गलत है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। अब आइए आगे आपका संस्कृत व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन। फलस शब्द की विभक्ति एवं वचन बताइए आप। फलस शब्द की, तो फल, फलम, फले, फलह, ऐसा है नहीं। तो फलस आपका क्या है? षष्ठी विभक्ति और एक वचन है बच्चों। फलस क्या है? षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आ हो जाएगा सही। सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आप देखेंगे हर जगह पे आपको सु मिलेगा। फलसु मतलब इस तरह से, मतलब सा वर्ड आपको अंत में मिलेगा। संधि आप पढ़ाएं बच्चों, जाके देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखिए आपठत धातु का पुरुष एवं वचन बताइए। आपठत धातु है, उसमें कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है? प्रथम पुरुष है, द्विवचन है, या प्रथम पुरुष है एक वचन है, या उत्तम पुरुष है बहुवचन है, या मध्यम पुरुष है द्विवचन है? तो ये बच्चों प्रथम पुरुष एक वचन में है ना। आप जाएंगे तो पढ़ें, मतलब हमने पढ़ा दिया है बच्चों, वहां पर आप जाएंगे तो देखेंगे आपठत, आपठता, आपठन। तो ये प्रथम पुरुष में आपको अच्छा देखिए यहाँ पर आपठत लिखा हुआ है ना, आप इसको पहले हम लिख के आपको दिखा दें। ये तो प्रथम पुरुष एक वचन का हो गया, लेकिन अब यहीं पर अगर ऐसे लिखा है, आपठत ही लिखा है, एक मिनट थोड़ा सा फिर से हम आपको समझाते हैं।
जैसे ये यहाँ पर तो आप देख रहे हैं हलंत लगा है, तो ये तो हो गया प्रथम पुरुष द्विवचन का। हाँ, 1 मिनट बच्चों, प्रथम पुरुष एक वचन का है, क्षमा करें, प्रथम पुरुष एक वचन का ये है। लेकिन अब आप ये आपठद को पढ़िए, यहाँ पर हलंत नहीं होगा, है ना, ये हलंत नहीं है। तो अब ऐसे दे दिया तो आप बताएंगे कि वो मध्यम पुरुष और बहुवचन का है ना, ये आपठद। मध्यम पुरुष में आप बहुवचन में जाएंगे तो ये आपठद मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इतना तो हो गया आपका 20 अंक का क्वेश्चन बच्चों। अब इतने को आप सॉल्व कीजिएगा। और ये देखिए, अब एक नजर आप क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, और ये देखिए नंबर भी इसमें दिया है। ये देखिए 3 अंक का क्वेश्चन है आपका। देखिए ये 3 दूनी 6 अंक का क्वेश्चन है। और ये हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा, देख लीजिएगा बच्चों। ये हम पहले वीडियो में पहला जो वीडियो हमारा है सूरदास जी का, उसको हमने पहले पढ़ा दिया जीवन परिचय, फिर उसके बाद में ये पंक्ति हम बहुत अच्छे से समझाए हैं। आप जाके एक बार समझ लीजिएगा। फिर अब यहाँ देखिए, ये हो गया। अब ये संस्कृत अभी हमने आपको पूरा संस्कृत पढ़ा दिया है। आप एक नजर क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। देखिए, और एक आप श्लोक भी याद करके रखिएगा बच्चों। श्लोक ये देखिए, ज्योति जवाहर से संबंधित ये क्वेश्चन आ गया, हमने आपको पिछले ही वीडियो में भी पढ़ाया ही है। देखिए ये देखिए, कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए, या जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्र लिखिए, यही 2 है। ये बलरामपुर या गोंडा ऐसे इधर सब डिस्ट्रिक्ट के लिए, बहराइच ये सब इधर सब डिस्ट्रिक्ट के लिए ये है आपका ज्योति जवाहर, ये हमने पढ़ा दिया है। चलिए अब ये यहाँ पर देखिए, ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, पूरे 5 अंक का क्वेश्चन। हमने जीवन परिचय भी पढ़ा दिया है बच्चों। इन सभी का जीवन परिचय पढ़ा दिया है। आप जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे हमने किसी पाठ को पढ़ा है उसके पहले हमने जीवन परिचय पढ़ा दिया है, तो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट बना हुआ है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन ये पद्य से संबंधित। उधर गद्य आपने देखा, ये पद्य में गोस्वामी तुलसीदास जी और सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास। अब 3 ऐसे आएंगे और एक आपको लिखना रहेगा, पूरे 5 अंक का है बच्चों। और देखिए आप, हाँ हमने अभी आपसे कहा नहीं था, श्लोक आप याद करके रखिएगा। अपने पाठ्य पुस्तक में से 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, कोई भी 2 अंक का रहेगा, 4 से 6 लाइन का रहेगा, आप लिख दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर संस्कृत से संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। ये देखिए हमने आपको पढ़ाया है संस्कृत, जब हमने अनिवार्य संस्कृत पढ़ाया बच्चों, तो पाठ में ही हमने कई सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। देखिए अब यहाँ पर देखिए, निबंध अभी हमने पढ़ाया नहीं है बच्चों। अगर आपका कमेंट आया, किसी ने भी कहा कमेंट के माध्यम से, तो हम निबंध भी आपको अनिवार्य रूप से कंप्लीट कराएंगे। चलिए, तो आपने देखा, ये हम आधे को कल की क्लास में समझा देंगे। चलिए बच्चों, तो हमें विश्वास है कि आप चीजें क्लियर करेंगे और अच्छे से वीडियो आपको पसंद भी आ रही है, और आगे हम और भी लेके आएंगे। वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों, लाइक करें और शेयर भी करें मैक्सिमम बच्चों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि एग्जाम है, यही समय है, आप अभी पढ़ लीजिए, वरना एग्जाम के बाद तो कुछ दिन तो आराम करेंगे ही, फिर उसके बाद क्लास 11 की तैयारी प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसी चैनल से जुड़ जाइएगा बच्चों, निरंतर थोड़ा थोड़ा करके वीडियो आपको मिलता रहेगा, और अपनी परीक्षा की तैयारी को आप निःशुल्क करेंगे, इसमें कोई शुल्क नहीं है। बस आप अपने आप को मजबूत करें, हिंदी के प्रति अपनी जागरूकता बनाएं, बस यही हमारा मतलब इच्छा है बच्चों। इसी इच्छा को रखते हुए हमने पढ़ाना प्रारंभ किया है। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आधे क्वेश्चन के साथ। उधर जय हिंद।